नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 9 अगस्त 2020 है और आज के जो महत्वपूर्ण मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को जो प्रश्न बनेंगे उनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसको क्या है। तो इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम भूपेश बघेल। और इन्होंने जो शहीद यानी जो एक नक्सली हमला हुआ था 25 मई 2013 को बस्तर जिले में एक झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता कौन थे? महेंद्र कर्माकर। इनकी नाम पर योजना शुरुआत की गई है। इस तेंदुपत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बीड़ी लपेटी हुई पत्ती राज्य के आदिवासी द्वारा एकत्रित की जाती है और जिसे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है, जिसे कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई। इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया है। अब जो महेंद्र कर्मा कौन थे, इनके बारे में विस्तार से समझते थोड़ा सा हम लोग। तो कर्मा जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ कड़े रूख के लिए जाना जाता था और इनको बस्तर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे, जिनमें 29 लोगों की जब मौत हुई थी 25 मई 2013 को इनकी मौत हुई थी, नक्सली द्वारा इनको मारा गया था। तो इनके नाम पर योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या क्या रहेगा? तो देखिए, जो तेंदुपत्ता में पंजीकृत लोग होंगे उनके जो मुखिया है, जिनकी सामान्य मृत्यु होने पर, जिसमें यानी देखिए 50 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होने पर उसके वारिस को कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो उसी कड़ी में जो पंजीकृत सदस्य है उसको उसी उम्र में 2 लाख की सहायता मिल जाएगी। और इसी में देखिए क्या होगा कि इसका विकलांगता हो, एक्सीडेंट होता है तो 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार से जो योजना है आप देख सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं विस्तार से, क्योंकि ज़्यादा आवश्यक जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछा जाए तो इससे ये बैठ सकता है आपका प्रश्न, और चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो आपको पता है, इसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर अटल नगर। और 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो यह इतनी जानकारी हो गई। अब यहाँ पर राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। और छत्तीसगढ़ का अन्य नाम भी है, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश है और यहाँ के पूर्वी भाग में स्थित है छत्तीसगढ़, जो झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और इसके साथ उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा करता है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो यह 31 अक्टूबर 2000 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और 1 नवंबर 2000 को ये अपने स्वरूप में आ चुका है था। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जो यूपीएससी है ना, ये वो यूपीएससी लिख लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग है ना, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीसी मुर्मू, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सिन्हा और गोविंद राजालू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। इनका चित्र देख सकते हैं आप, ये है, और इन्हीं को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जीसी मुर्मू कौन है? इनको हाल ही में सीएजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मनोज सिन्हा को जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, इनका उपराज्यपाल नियुक्त किया है। और जो गोविंद राजालू है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब आगे इसको यूपीएससी के बारे में विस्तार से समझ देंगे हम लोग थोड़ा सा।
तो यह आप बता चुका हूँ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। इनका कार्यकाल ये देखिए, उससे पहले 2015 से ये सदस्य भी है, और यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक जारी रहेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दी है, मध्य प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में समझते हैं हम लोग, है ना। तो इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी के 8 सदस्य वर्तमान में, इसमें साथियों सदस्य कोई गिनती फिक्स नहीं रहते हैं, लेकिन वर्तमान में 8 है। तो और इसी से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है कि इनको कब तक रखना है, या पहले भी हटा सकते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त तय करता है। अब इसको संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, हम लोग ये भी चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसका देखिए, संघ और राज्य से के अधीन सेवाएं, है ना। इसका अध्याय 1 में क्या है कि जो यूपीएससी के अधिकारी बनते उसमें दिया गया है। हम लोगों को अध्याय 2 के बारे में समझते हैं हम लोग, क्योंकि इनके अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो जो इसका जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें संविधान के अनुच्छेद 308 से 324 के तक इनके विस्तार है, और यह भाग 14 के अंतर्गत आता है। अब देखिए 315 में इनके क्या है, प्रावधान है कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके लिए उल्लेख है। प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग और का गठन किया जाएगा, ये इसके अनुच्छेद 315 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इतनी ये 316 में दिया गया है। अब 317 में क्या प्रावधान है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का प्रावधान अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसी प्रकार जो राज्य के लोक सेवा आयोग रहते हैं उनके अधिकार हटाने और उनको पढ़ने का अधिकार राज्यपाल पास होता है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है और ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तो पोर्ट ब्लेयर और किसको जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और अमरावती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर का लेबल का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे क्या है ये। तो आइए बढ़ते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। और पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर और अन्य स्थानों को जैसे सौराब द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइसलैंड और रंगत को भी जोड़ेगा। तो ये विभिन्न आइसलैंड हैं जिनको द्वीप है, इनको जोड़ेगा, है ना। केबल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तेजी से ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल लैंडलाइन दूरसंचार को सुनिश्चित करेगा। साथियों ये एक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी रहेगी और लैंडलाइन सुविधा रहेगी। इसमें एक केबल डालेगी, उसी कारण उसका उद्घाटन होगा। और 30 दिसंबर 2018 को पीएम ने पोर्ट ब्लेयर को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। अब सबमरीन और ऑप्टिकल केबल के इससे लाभ क्या क्या होगा? पर्यटन और रोजगार को सृजन बढ़ावा मिलेगा। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसी ई प्रशासन सेवाएं की यहाँ पर प्रदान हो सकेगी, और छोटे उद्यमों को ई कॉमर्स के अवसर लाभ मिलेंगे। तो इतनी जानकारी हो गई। अब जो हम लोग अंडमान निकोबार के बाद जो पोर्ट ब्लेयर है उसको भी चर्चा करेंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये एक द्वीप समूह है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसमें कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। जो अंडमान निकोबार से है ना, अंडमान होता है 10 डिग्री चैनल से। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार की राजधानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, ये राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, यानी जो दक्षिण अंडमान है वहाँ पर स्थित है। चलिए मानचित्र में हम लोग देखते हैं ये। तो यही अंडमान निकोबार है, और ये देखिए ये दक्षिण अंडमान है, यहाँ पर स्थित है ये। और हमारे भारत से यहाँ पर इतनी दूर स्थित है, तो आप देख सकते हो। और ये भारत का हिस्सा है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों।
अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2021 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत द्वारा। भारत द्वारा 2021 के आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है ये, तो ये आप देख सकते हैं। और वर्ष 2021-20 के लिए आईसीसी पुरुष T20 कप और पुरुष T20 कप 2022 ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा 2020 के लिए, है ना। वर्ष 2020 के लिए आईसीसी पुरुष T20 कप कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है, जो अब 2021 में होगा तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और 2022 वाला होगा जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि यह अचानक से शेड्यूल में आ गया साथियों कोरोना वायरस के कारण। तो खिलाड़ियों को भी आराम की ज़रूरत पड़ती, इसके कारण इसको आगे बढ़ाया गया, जो महिला विश्व कप होने वाला था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के लिए योग्य सभी टीमें भारत द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। और जुलाई 2020 में श्रीलंका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन स्थगित कर दिया। यह भी अब 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब आईसीसी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसका आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंग्लिश नेम, है ना। इसका गठन कब हुआ था? 1909 में। और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? मनु साहनी। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो किस देश के द्वारा 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, भारत तो होगा ही नहीं, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि 1971 की किसके देश के भारत ने मदद की थी आज़ाद करने में? तो बांग्लादेश की। तो वही देश भारत के जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके सम्मान में एक स्मृति स्मारक का निर्माण करेगा है। तो इसी में आगे बढ़ते हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं ना। तो ये 2021 में 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है। और 1971 में जो भारत ने पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने में मदद की थी, उसी के सम्मान में जितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके सम्मान में यह स्मारक का निर्माण करेगा। तो अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश निर्माण करेगा। तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, बांग्लादेश की राजभाषा बांग्ला है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। ये 1971 में 26 मार्च को पाकिस्तान से अलग हुआ था, जिसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है, और म्यांमार बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता कितना है? 4,096 किलोमीटर, 70 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। इतनी सीमा साझा करता है और यही बांग्लादेश स्थित है। अब साथियों छठवें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इससे पहले आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र, ये भारत है हमारा, क्योंकि ज़्यादा नहीं सिर्फ बांग्लादेश को ही दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये बांग्लादेश और ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इधर से भारत के तीनों ओर से घिरा है और यह आप देख सकते हो। और यहाँ पर अरब सागर की बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग छठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 77वीं, 78वीं, 86वीं और 85वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 78वीं। 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है और भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना। और यह कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं यह भी। तो देखिए 8 अगस्त 2020 को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं बरसी मनाई गई। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिवस में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के कहाँ पर? गौलिया टैंक से शुरू हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के आंदोलन से मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था, लेकिन आंदोलन जारी रहा और आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई।
आंदोलन के दौरान यूपी में बलिया, बंगाल में तमुलोक, महाराष्ट्र में सतारा और उड़ीसा में तलचर जैसी जगहों में समांतर सरकार बनाई गई है। साथियों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ले लीजिएगा। अब धन्यवाद साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।